मम्मी जी, आपको अपने घर में ही चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? दोपहर के 12 बजे थे। कमला जी रसोई के डिब्बों में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उनकी बहू गीता आई और बोली, हे भगवान, मम्मी जी, यह चोरों की तरह रसोई के डिब्बों में आप क्या ढूंढ रही हैं? अब समझ में आया कि डिब्बा से बिस्कुट और दाल मोठ कौन चट कर जाता है। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए? पीछे से अचानक बहू की आवाज सुनकर कमला जी हड़बड़ा गई और उनके हाथ से एक कांच की बोतल नीचे गिर गई। फिर क्या था, गीता ने बहुत हंगामा किया, 4 बातें सुनाई और फिर बोली, अब नुकसान किया है तो सफाई भी आप ही करो। फटाफट इन कांच के टुकड़ों को हटाइए, वरना मेरे पैर में चुभ जाएंगे। हद हो गई लापरवाही की। लोग कहते हैं बच्चा कर लो, अरे कहाँ से कर लो, ये बुढ़े घर के संभल नहीं रहे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उस रोज कमला जी खाना खाने भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमरे में बैठकर ही खाना खा लिया और फिर चुपचाप डरे हुए बच्चे की तरह सो गई। शाम हुई तो अपना मन हल्का करने के लिए वह नीचे पार्क में चली गई। वो दुनिया में अकेली दुखियारी सास या माँ नहीं थी, और भी सास और माएँ थी। सबके साथ मिलकर जब वह बातें करती तो उन्हें अपनी तकलीफ कम लगती थी। सीमा बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर कुछ ढूंढना अच्छा नहीं लगता। जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है। इस उम्र में यह परेशानी होगी, सोचा ना था। किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, कमला जी ने अपनी सहेली से कहती हैं। सीमा जी बोली, कमला बहन, अब आपसे क्या बताऊं, यह परेशानी मुझे बहुत होती थी, पर उस वक्त पति साथ थे तो तकलीफ नहीं होती थी। कमला जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? तो सीमा जी बोली, जब अपने पति की कमाई पर रहती थी, भूख लगती तो कुछ ना कुछ लेकर खा लेती थी, पर जब से वह दुनिया से गए, मैंने दवाइयों को ही अपना भोजन बना लिया ताकि मुझे भूख ना लगे। ये कहते कहते सीमा जी की आंखें भर आई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कमला बहन, मैं तो कहूँगी आप एक बार डॉक्टर से दिखा लो। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है उसे ही बार बार भूख लगती है, और इसमें क्या बुराई है? ईश्वर ने ऐसे दिन दिखाए हैं तो हम कितना संकोच करेंगे। अगर भूख लगती है तो कुछ लेकर या मांग कर खा लिया करो। कमला जी बोली, परिस्थिति आप समझ नहीं रही हैं। सीमा जी बोली, फिर बहू अगर आपकी भावनाओं को समझे तो उसे कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी, तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। यह उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। अब मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भुक्त भोगी हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो बचे कुचे दिन हैं आराम से कट जाएं। कमला जी बोली, सही कहा आपने, अभी याद आया मुझे, इसीलिए मेरे उनको भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसी बुद्धू थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। बहू से तो कुछ कह नहीं सकती, और अभी तो मेरा बेटा अजय नहीं है, आते ही कहूँगी एक बार मुझे डॉक्टर को दिखा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, अब तो फिर से भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगी और अपने अपने घर चली गई। कमला जी घर पहुंची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और अपनी बहू गीता से बोली, बहू, तुमने कुछ बनाया है तो खाने के लिए तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। गीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, आपको अजीब नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी भूख लग जाती है? अभी तो 7:30 ही बजे हैं, अगर अभी कुछ खाओगी तो फिर दोबारा भूख लगेगी। अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बन ही गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है। आप कहिए तो मैं दे देती हूँ। बाद में बेटे के सामने यह मत सुनाइएगा कि सुबह की ठंडी रोटी दी थी बहू ने मुझे। कमला जी बोली, बहू अगर मैं अभी खाना खा लूंगी तो रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी, फिर इसलिए
तुम अभी मुझे कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दे दो, मैं खाना बाद में खा लूंगी। कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर में भूख से छटपटा रही थी। तुम परेशान ना हो इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। गीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, खाना नहीं दूंगी तो बेटे को सुनाएंगी कि बहू खाना नहीं देती है, और जब खाना समय पर दे देती हूँ तो उस पर भी नखरे करती हैं आप। यह रहा आपका खाना, खाना है तो खाइए, मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी आपके लिए। और हाँ, कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। कमला जी बोली, बहू तुम अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, कितना फर्क है। इतनी छोटी सी बात तुम क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती तुम? और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? ये सुनकर गीता गुस्से में बोली, मम्मी जी मेरी माँ से अपनी तुलना मत कीजिएगा, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती है। और जहाँ तक मेरी माँ की बात है, वह समय पर खाना खाती है, आपकी तरह दिन भर रसोई में कुछ ढूंढती नहीं रहती हैं। अब चुपचाप बैठिए और खाना खाइए। कमला जी बोली, बहू भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर यह परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अजय से कहती नहीं थी, पर यह परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? गीता बोली, ठीक है, अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने सारे। मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता है। इतना कहकर गीता रसोई में चली गई। कमला जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो वह सो गई। जब अजय घर आया तो गीता ने सारी बात अजय को बताई, तो अजय बोला, तुम तो जानती हो माँ की आदत, उनको कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फोन करेंगी और वह वहाँ से मुझे लेक्चर देगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस परेशानी का तुम ही हल निकालो, मैं इसमें क्या करूँगा। इतना कहकर वह कपड़े बदलने चला गया। अगले दिन सुबह कमला जी अकेली चाय पी रही थी। अजय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? गीता बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? तो कमला जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खाना खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अजय बोला, तो मत खाओ, कौन जबरदस्ती खिलाता है? अब आप खाने के लिए मांगती होंगी तभी तो वह खाना देती होगी। माँ हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामले को सुलझाता रहूंगा तो बाहर कैसे काम करूंगा? कमला जी ने छोटे बच्चों की तरह बेटे की हाँ में सिर हिला दिया, और बेटा भी खुश होकर वहां से चला गया। 9 बजते बजते अजय दफ्तर के लिए चला गया। काम वाली घर का काम कर रही थी और गीता अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमला जी की बेटी नीला का फोन आया, माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अजय तो दफ्तर चला गया होगा, और आपकी बहू रानी क्या कर रही है? मैं अगर फोन नहीं करती हूँ तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही कमला जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर नीला घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? बताओ तो सही बात क्या है? कमला जी ने अपने आंसू पूछते हुए खुद को संभाला और बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया। नीला बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी? बात क्या है? मैं मानती हूँ आप मेरी माँ हो, तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा है। जैसे बचपन में आप मेरी आंसुओं का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकारी भी पहचान सकती हूँ। बताइए अब बात क्या है? कमला जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। अब बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और बोलती हूँ तो बहू भी मुझे सुनाने लगती है।
और सवेरे खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती रहती हूँ। नीला बोली, बस इतनी सी बात, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेना और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और सभी आपको टेस्ट करवाने चाहिए। मैं अजय से कह देती हूँ, वह डॉक्टर को घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। कमला जी बोली, नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहो, वह ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है, बेकार में बात बढ़ जाएगी, फिर घर में कलह होगा। मुझे वह नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों जिंदा रखे हैं, लेकर क्यों नहीं जाते। नीला बोली, माँ, अगर बीमारी का वक्त पर पता नहीं चलता और इलाज नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है, और यह तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप चिंता मत करिए, मैं अजय से बात कर लूंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अजय और उसकी पत्नी से अपनी बात को कहते हुए डरती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझसे बताइए। 2 दिन बाद खाने पीने की बहुत सारी चीजें घर आ गई, जिसे देखकर गीता बोली, मम्मी जी, हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं? जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहां से इतना सारा सामान भिजवा दिया। कमला जी बोली, बहू, अगर तुम समझती होती तो यह उपाय तुम पहले ही कर देती, और मैंने यह सब उसे भेजने के लिए नहीं कहा था। वह मेरी बेटी है, उसने अपनी माँ की तकलीफ को समझा और ये सब भिजवा दिया। अब यह सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर कमला जी चली गई। लंच टाइम पर नीला ने अजय को फोन किया और उसे माँ की परेशानी बताने और समझाने की कोशिश की। अजय ने कहा, मैंने कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है, और अगर माँ की परेशानी आपको परेशान करती है तो आप कुछ दिन यहाँ आकर उन्हें संभाल लीजिए या फिर अपने घर ले जाइए। नीला बोली, भाई, किस तरह से बात कर रहे हो? एक उम्र के बाद तो अब यह आम परेशानी हो जाती है, और माँ की उम्र देखो, वह बूढ़ी हो गई है। आज तक माँ अपना ख्याल खुद रखती थी, हमने नहीं रखा। कब अगर उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो फिर तुम अपने फर्ज से क्यों पीछे हट रहे हो? तुम कल ही उनका टेस्ट करवाओ, वरना मुझे वहां आकर रिश्तेदारों से बात करनी होगी। अब कोई तो हो जो माँ की परेशानी समझे और उनकी देखभाल करे, क्योंकि माँ तो मेरे पास आएंगी नहीं। नीला ने अजय को जैसे ही रिश्तेदारों को बुलाने की धमकी दी तो अजय के कान खड़े हो गए। अगले दिन ही अजय ने अपोलो क्लिनिक से डॉक्टर टेस्ट के लिए बुलाए और वो माँ का ब्लड सैंपल लेकर चले गए। अगले दिन रिपोर्ट आ गई कि सच में कमला जी को शुगर की प्रॉब्लम निकली, जिसके कारण उन्हें बार बार भूख लगती है और वह बार बार बाथरूम जाती रहती हैं। 2 दिन बाद नीला मायके आई तो उसे देखकर अजय अपनी पत्नी से बोला, अब बात को बड़ी ही सावधानी से संभालना होगा। ऐसा ना हो कि नीला बात को बढ़ा दे और रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाए, क्योंकि पापा की सारी संपत्ति अभी माँ के नाम पर ही है, तो थोड़ा आराम से बात करना। अजय माँ के पास आया और बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ ही नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए। माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। गीता आई और बोली, इसमें आपका दोष नहीं है, दोषी तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। मम्मी जी, पुरानी बातों को भूल जाइएगा और हो सके तो आप मेरे साथ अपने बेटे को भी माफ कर दीजिएगा। कमला जी उदास होकर बोली, जब बेटे ने माँ की तकलीफ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत करूं? पर एक बात कहूं बहू, कल तुम दोनों का भी ऐसा समय आएगा। उस रोज मैं देखूंगी कि तुम्हारी तकलीफ कौन समझता है और तुम कैसे उसका समाधान करती हो। गीता अपनी सास से माफी मांगने लगी। कमला जी बोली,
बहू बहुत देर हो चुकी है, माफी मांगने का समय भी निकल चुका है। हाँ, यह बात तुमने सही कही, जितनी दोषी तुम हो उतना ही दोषी मेरा बेटा भी है। अरे जब वह बोल नहीं पाता था तब मैं उसकी भूख प्यास सब समझ जाती थी, पर यहाँ मेरा जवान बेटा अपनी भूखी माँ की भूख प्यास नहीं समझ पाया। क्या फायदा ऐसे बच्चों का। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। नीला इस बात से अनजान थी। उसने कहा, यह कैसी बातें कर रही हो माँ? मानती हूँ इन लोगों से गलती हुई है, पर इन्हें माफ कर दीजिए। कमला जी बोली, नहीं, अगर इन्होंने गलती की होती तो मैं माफ भी कर देती, पर इन्होंने पूरी माँ जाति का अपमान किया है। अगर आज मैं इन्हें माफ कर दूंगी तो कल को इनके जैसे कई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। नीला अपने भाई से बोली, भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। भाई और भाभी दोनों नीला से लड़ने लगे। नीला अपनी माँ से बोली, माँ अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। कमला जी बोली, मैं क्यों जाऊं अपना घर छोड़कर? यह लोग जाएंगे मेरा घर छोड़कर। बेटा और बहू हक्के बक्के कमला जी को देख रहे थे। कमला जी बोली, 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ, अपना सारा सामान यहाँ से उठाओ और मेरी नजरों से दूर चले जाओ। जिसे अपने खून से सींचा उसने मेरी रोटी गिनी, मेरी भूख को गाली दी, और मैं समाज को अब कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। मैं अकेली घर में मर जाऊंगी, पर तुम जैसे बेटे के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। इतना कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। वहां तुरंत अपने वकील को फोन करके उन्होंने घर बुलाया और सारी कागजी कार्यवाही भी कर दी। नीला ने माँ को बहुत समझाया, पर वह मानी ही नहीं, तो आखिरकार नीला को अपने घर वापस जाना ही पड़ा। कमला जी ने अजय से कहा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लूंगी। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ, पर यह तब तक तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम्हारी औलाद 18 वर्ष की नहीं होगी, और आधी संपत्ति मैं बुजुर्ग महिलाओं के नाम से वृद्धाश्रम को दूंगी, और यह मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अब बस 1 हफ्ते के लिए तुम इस घर में हो। इतना कहकर कमला जी नीचे टहलने पार्क में चली गई। आखिरकार कमला जी ने अपने मन की सुनी। पहले लोगों ने बहुत बातें बनाई, परंतु जब सबने गंभीरता से उन्हें समझा, उनके फैसले की सराहना की। अब कमला जी ने घर में 2 काम वाली बाई लगाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी। वह जानती थी मृत्यु तो आनी ही है, उसे कोई नहीं टाल सकता, परंतु इज्जत की मौत मिले यह जरूरी है।